जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो दोस्त, आज मैं आपके लिए लाया हूं बीपीओ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, जो कि आपका पंचायती राज एवं जो योजनाओं से संबंधित सेगमेंट है आपका पार्ट ए, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और आप जानते हैं कि ये जो सेगमेंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 65 मार्क्स का है दोस्त। कितने? 65 अंक का वेटेज है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ये शानदार से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, जो भी मेरे भाई पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही लाइक करें। तो ठीक है, टाइम ख़राब ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब अपने पास समय ज़्यादा नहीं रह गया है। 27 को आपका एग्ज़ाम है, आज आपका 7 अप्रैल है, यानी मात्र आपके 19 दिन मान लीजिए, क्योंकि एक दिन तो आपका वही है, 19 के 18 ही मान लीजिए। कुछ ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए, है ना। तो दोस्त, इस समय आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को करना है, तभी हम इसको फोड़ पाएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस की ओर और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन में है कुछ समितियाँ दी गई हैं और उनके सुझाव के बारे में बात की गई है। तो आपकी जो सूची 1 है उसमें समितियाँ हैं और 2 में उसके सुझाव हैं। तो आपको बताना है कि मतलब इसकी मैचिंग करानी है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है, इसने क्या सुझाव दिया था? इसने दिया था आपका त्रिस्तरीय पद्धति का, है ना। पंचायत जो आपकी पंचायती राज शासन में त्रिस्तरीय पद्धति का इसने सुझाव दिया था। अशोक मेहता ने दिया था द्विस्तरीय का, है ना। कैसा होना चाहिए? इनने द्विस्तरीय की कही थी। इसके बाद है एल.एम. सिंघवी। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने आपका स्थानीय स्वशासन पद्धति और जी.बी. के राव ने आपकी प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो इस तरीके से आपका आ गया A2, यानी A2 आपका ऑप्शन सी में ये आपका दिखाई देगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। कह रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश कह रहे हैं कि किसने की थी? तो बताइए सर, किसने की थी ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा होगा सर? बलवंत राय मेहता समिति, सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? पंचायती राज की अनुशंसा कह रहे हैं कि किसने की थी? तो पंचायती राज की जो अनुशंसा थी दोस्त, ये आपकी की थी किसने? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में जो पंचायती राज इसकी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी, उसने इसकी अनुशंसा की थी। और इस समिति का जो गठन हुआ था दोस्त, बलवंत राय मेहता समिति का, वो 1956 में हुआ था। रिपोर्ट आपकी 57 में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पहली क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, हमने अभी पी.वी.एन. राव समिति आपकी वहाँ पर थी कि नहीं थी? बताइए, पी.वी.एन. राव वहाँ पर आपकी थी? नहीं थी, है ना। एम.एल. सिंघवी समिति पढ़ी अपन ने, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। तो आपकी पी.वी.एन. राव समिति वो इससे संबंधित नहीं है पंचायती राज संस्था से। राइट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देख लेते। कह रहे अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अभी पढ़ाना अपन ने, अशोक मेहता समिति ने कौन से स्तर की करी थी? तो आपकी बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय करी थी और इन्होंने की थी आपकी द्विस्तरीय। अशोक मेहता जो समिति थी, इसने द्विस्तरीय का सुझाव दिया था, इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा
की गई थी। पंचायती राज को आपका कह रहे हैं कि संवैधानिक स्थिति प्रदान करने का, है ना। तो संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो सिफारिश थी या संस्तुति थी वो आपकी की गई थी किसके द्वारा? ये थी आपकी एल.एम. सिंघवी कमेटी। कौन सी कमेटी थी सर? ये एल.एम. सिंघवी समिति। और इस समिति का जो गठन हुआ था दोस्त वो 1986 में हुआ था। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? बताइए कौन से भाग में है आपकी पंचायती राज से संबंधित जो आपका भाग है वो कौन सा है हमारे संविधान का? ठीक है सर, तो यहाँ पर आपका जो भाग है वो है भाग नंबर 9। कौन से 9 में? भाग नंबर 9 में आपकी पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। साथ ही इसमें आर्टिकल है आपका 243V। कौन सा है सर? 243B के तहत भारत में आपके पंचायतों के 3 स्तरीय, है ना, पंचायत के आपके जो हैं वो त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई गई है, जिसमें आपकी पहली आ जाती है ग्राम पंचायत, दूसरी आ जाएगी आपकी क्षेत्र पंचायत और तीसरी हो जाती है आपकी जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर आपके इसमें बताए गए हैं जिला पंचायत। ठीक सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसी से संबंधित क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं आपकी कौन? 3 स्तर थे आपके, जिला पंचायत था, ग्राम पंचायत था, क्षेत्र पंचायत था, नगर पंचायत दोस्त इसमें शामिल नहीं था। तो आपका 1, 2, 3 है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कह रहे हैं कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो ये जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है मेरे भाई किसके द्वारा किया जाता है? आपका किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। बी हमारा यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, ठीक है, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं कह रहे हैं कि किस तरीके से आपके चयनित होते हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति के सदस्य जो हैं दोस्त ये जनता के द्वारा कैसे चुने जाते हैं? ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से अपन इनको चुनते हैं, इनका आपका इलेक्शन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है आपका 5 वर्ष। ठीक है, ग्राम पंचायत का है आपका, और साथ में आपका लोकसभा का भी है 5 साल का। ठीक है ना, विधानसभा का भी है 5 साल का, है ना, विधानसभा का भी है, और आपका राज्यसभा का होता है 6 साल का। ठीक है, विधानसभा का आपका 5 साल का। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितने दिन पूर्व निर्वाचन कराना आवश्यक है ना। तो देखिए जब कोई पंचायत यदि विघटित होती है तो उसमें आपको जो निर्वाचन है वो 6 माह की अवधि निकलने से पूर्व कराना होगा। 6 माह की अवधि निकलने के पूर्व क्या कराना पड़ेगा? निर्वाचन कराना आवश्यक हो जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्त यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की 1 महीने में सामान्यतः कितनी बैठक होती है? महीने की बात की जा रही है, गौर करें आप यहाँ पर। 1 महीने में कह रहे हैं कि कितनी बैठकें होती हैं, तो 1 महीने में आपकी कम से कम 1 बैठक यहाँ पर होनी आवश्यक है ना। यानी 12 महीने में आपकी 12 बैठकें, है ना, कितनी? 12। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन का अधीक्षण किया जाता है। ग्राम पंचायतों का जो निर्वाचन है कह रहा है उसका अधीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी? बताइए सर, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो जिम्मेदारी होती है, इसका अधीक्षण का कार्य जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 15वां प्रश्न। राज्य सरकार किसके परामर्श से ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा करता है? ठीक है, राज्य सरकार किसके परामर्श से? तो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से ये चुनाव की घोषणाएं करता है ना। चुनाव की घोषणा करता है किसके परामर्श से? आपका राज्य निर्वाचन आयोग के
परामर्श से। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, 16वां प्रश्न देखिए। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी जिले में पंचायतों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है ना। तो सुपरविजन कौन करेगा इसका? जो निर्वाचन हो रहा है आपका पंचायत चुनाव का, तो इसका सुपरविजन किया जाता है आपका जिला अधिकारी के द्वारा, क्योंकि ये आपका जिला निर्वाचन अधिकारी इसमें होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब। राइट आंसर हो जाएगा मेरा भैया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। चलिए सर, 17वां प्रश्न देख लीजिए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितने दिन की पूर्व सूचना देकर प्रधान को हटाया जा सकता है? आपको किसी पंचायत से यदि किसी ग्राम प्रधान को क्या करना है, हटाना है, तो कह रहे हैं कि कितने वर्ष पूर्व सूचना देनी पड़ेगी उसकी? बताइए सर, कितने दिन पूर्व आपको उसको हटाने की कार्रवाई के लिए सूचना देनी पड़ेगी? तो आप यदि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उसके लिए आपको 15 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। ठीक है। और हटेगा कैसे प्रधान? कैसे हटेगा? तो उस पंचायत में जितने सदस्य हैं, बोले तो निर्वाचित सदस्य प्लस जो वहाँ के वोटर हैं, वोट डालने वाले व्यक्ति, इनके 2/3 यहाँ और इनके भी 2/3 उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है ना। 2/3 यहाँ भी और 2/3 यहाँ भी। मान लीजिए कि यहाँ पर अपन ऐसा ले रहे हैं कि यहाँ पर 12 सदस्य हैं ये पंचायत के, तो इसके 2/3 यानी 8 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, और 1200 की जनसंख्या है या 1200 की वोटिंग है, तो 800 व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। और इसके खिलाफ में 800 लोग क्या करेंगे? इसके खिलाफ में यदि वोट करेंगे तो आपका यहाँ से ग्राम प्रधान को हटा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, 18वां है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा या से कृत्य का संपादन ग्राम पंचायत करती है? क्या करती है ग्राम पंचायत? कह रहे कि कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति, बिल्कुल सही। कह रहे बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास, जी हाँ। भूमि चकबंदी में सहायता करना, कह रहे हैं कि उपर्युक्त सभी, तो सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे कार्यों में ग्राम पंचायत आपकी मदद करेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19वां है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है आपका पंचायत के चुनावों में, वो आपका 33% का है सर। कितना है? 33% का है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए, 20वां क्वेश्चन है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर आपकी जो सरकारी निकाय हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सरकारी निकायों को कहा जाता है पंचायत समिति। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तहसील स्तर पर। तहसील स्तर पर पंचायत समिति। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? राज्य वित्त आयोग आपका 5वां चल रहा है। कह रहा है इसकी अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण निकायों में धनराशि के बंटवारे का अनुपात क्या होगा? बताइए। ग्रामीण निकायों में आपका बंटवारे की धनराशि आपकी कैसी कैसी होगी? तो आपकी होती है ये बंटवारे की 15, 15 और 70 की। ठीक है। क्या है सर ये 15, 15, 70? अब आप लोग कहोगे 15, 15, 70 आखिर ये क्या चीज़ है? तो 15, 15, 70 का मतलब है आपका 15% होगी जिला को, ठीक है, 15% होगी क्षेत्र पंचायत को और 70% होगी आपकी ग्राम पंचायत को। ठीक है सर। 15% आपकी जिला पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को और 70% होगी आपकी ग्राम पंचायतों को। ठीक है। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो आपके भवन हो गया जो पंचायत भवन, साथ ही स्कूल, इसमें सूचना यदि कोई प्रकाशित करानी है तो ये जिम्मेदारी होगी उस ग्राम पंचायत के सचिव की। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। सचिव इस कार्य को देखेगा। चलिए, 23वां प्रश्न है, कह रहे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना के संबंध में अशक्त विकल्प चयन करना है आपको। कहाँ से आपकी सूचना मिलेगी? कह रहे कि राज्य पंचायती राज पोर्टल एवं जनपद की सरकारी वेबसाइट पर सूचना अंकित की जाएगी। बिल्कुल सही है सर।
कह रहे सहायक विकास अधिकारी, जिसको आपका एडीओ पंचायत कहा जाता है, एडीओ पंचायत द्वारा सूचना पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी सही है। पंचायत सचिव द्वारा सूचना पंचायत भवनों एवं स्कूलों में प्रकाशित की जाएगी, ये भी सही है। कह रहे जन सामान्य को सूचना विज्ञापन द्वारा दिया जाएगा, ये आपका यहाँ पर ये आपका विकल्प असत्य है, इसीलिए हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 24 ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत उचित वातावरण निर्माण हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य स्तरीय कार्यशाला का आपका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, है ना, जीपीडीपी के लिए। तो जीपीडीपी के लिए राज्य स्तरीय कार्य कौन करेगा? प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा मेरे भैया। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न देखेंगे। 25वां प्रश्न कह रहे ग्राम सभा विकास योजना के कार्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ठीक है, आपका इस कार्य को कह रहे हैं कि कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ग्राम सभा विकास योजना के कार्य को आपका 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। कितना सर? 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। यहाँ पर आपका हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। आपका इसमें पहली श्रेणी में जो होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत में तकनीकी ग्रुप होता है, उसके द्वारा तैयार किया जाएगा। और दूसरे चरण में आपका क्या होता है? ठीक है, दूसरे चरण में आपका ब्लॉक जो पंचायत होती है आपकी, है ना, जिसको हम लोग क्षेत्र पंचायत कहते हैं, वो आपकी उसके द्वारा क्षेत्र पंचायत के जो तकनीकी ग्रुप हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और इसमें आपको सही कथन बताना है। तो चलिए पढ़ते कह रहे 50,000 रुपये तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। 50,000 रुपये तक की कार्य योजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। 50,000 रुपये से 2.5 लाख तक की कार्य योजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 5 लाख रुपये से ऊपर की कार्य योजना का अनुमोदन आपका जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो विकल्प हैं वो सभी हैं, है ना। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? सही हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं कि वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था? बताइए सर, ये बजट का क्वेश्चन है आपका 24-25 का है। तो ये है आपका 7.36 लाख करोड़ का। विकल्प ए हमारा यहाँ पर एकदम से करेक्ट होगा सर। 29वें की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, है ना, SBM आपका रूरल एरियाज के अंतर्गत कह रहे 24-25 में कितने करोड़ रुपए व्यय हेतु प्रस्तावित हैं? आपका SBM के लिए 24-25 में कितने करोड़ रुपए व्यय करने हेतु प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर होगा भैया 4,867 करोड़ रुपए SBM के तहत आपके क्या किए जाने थे? व्यय किए जाने थे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 29वां। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना में वित्त वर्ष 2024-25 हेतु व्यय का प्रावधान है। भैया कितने व्यय का प्रावधान है 24-25 में? कौन सी योजना? मातृभूमि योजना के तहत। तो मातृभूमि योजना के तहत आपका 33 करोड़ रुपए व्यय करने का इसमें प्रावधान था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक सर, चलिए सर 30वां प्रश्न है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना संबंधित है आपकी, किस चीज़ से संबंधित है आपकी ये? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायती सशक्तिकरण योजना। तो ये आपकी संबंधित है किससे दोस्त? ई गवर्नेंस से संबंधित है। ई गवर्नेंस से। विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। क्या होगा? बी हमारा ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाता है। 31वां प्रश्न आपके लिए परिवार या जिसको कुटुंब
रजिस्टर के क्या लाभ हैं बताइए। परिवार रजिस्टर जो होता है ग्राम पंचायत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो इसके लाभ क्या होते हैं? इसके लाभ होते हैं सर, सरकारी योजनाओं को लाभ लेने में, बैंक से किसी मृतक का पैसा निकालने में, राशन कार्ड में नाम कटवाने और जोड़ने में, यानी उपर्युक्त सभी। डी हमारा यहाँ पर एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली आपकी बनाई गई थी। जन्म मृत्यु पंजीकरण की जो नियमावली है आपकी कह रहे हैं कि ये कब बनाई गई थी? तो ये नियमावली आपकी बनाई गई थी सर जी 1976 में। कब बनाई गई थी? 1976 में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं हैं? ग्राम पंचायत में आपकी कौन कौन सी योजना चलती है? कह रहा है कि मनरेगा चलती है। जी सर, मनरेगा चलती है। NRLM, संपूर्ण स्वच्छता अभियान और उपरोक्त सभी, यानी डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मुख्य रूप से आपकी ग्रामीण क्षेत्र की ही योजनाएं हैं। ठीक, चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। रोजगार गारंटी योजना आपकी क्या है? मनरेगा है। ठीक है, मनरेगा। चूंकि अब ये योजना नहीं है, ए आ गया है यहाँ पर, ये एक्ट बन गया है। क्या है? एक्ट हो गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ना कि योजना। ठीक है, मनरेगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कि मनरेगा मुख्य रूप से किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो मनरेगा जो आपका एक्ट है या है ना, मनरेगा मुख्य रूप से आपकी ये ग्राम पंचायतों के द्वारा लागू किया जाता है। इसी के द्वारा उस ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है। क्या कराया जाता है सर? 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध इसमें किया जाता है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में आप इसका रेट लिख लीजिए, 15 रुपये बढ़कर ये 252 हो गया है। इससे पहले था 237। 24-25 के लिए रेट था, 24-25 के लिए आपका रेट था कितना? 237 रुपये। ठीक है सर, 237 रुपये। और आपका 25-26 के लिए रेट हो गया 15 रुपये की, इसमें क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई और ये आपका हो गया 252 रुपये प्रतिदिन। एक दिन की जो आपकी मजदूरी की दर हो गई वो 252 रुपये हो गई है। ठीक, चलिए 36 कह रहे हैं कि गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से या राजस्थान से। बताइए सर, कमेंट करिए सब लोग फटाफट। कमेंट करते नहीं हो आप लोग। ठीक है, तो गोकुल ग्राम योजना ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये गुजरात की है सर। कहाँ की है? गुजरात की है। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए वहाँ की आपकी जो कृषि और सहकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा इस योजना को लागू किया गया है या चलाया जाता है। 37 राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है आपका किस चीज़ से? राजस्थान में जो जीवन धारा योजना है कह रहे हैं कि उसका संबंध आपका किससे है? तो इसमें आपका SC ST जो परिवार हैं उनके लिए SC ST परिवारों को सिंचाई कुओं का निर्माण कराया जाता है जीवन धारा योजना के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 38 राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना आपकी कब की गई थी बताइए। तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये हुई थी 1988 में। राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी हमारा यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां उच्च उपज विविधता कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? उच्च उपज विविधता कार्यक्रम कह रहे हैं कि कौन से वर्ष में ये आपका प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1966-67 में। सी हमारा सर यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 40वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्निक प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि इसका पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वो कौन सा है आपका? कौन सा इंटरनेशनल है ना जो फाइनेंस इसको देता है वो, उसका नाम यहाँ पर आपका पूछा गया है।
तो विश्व बैंक इसको क्या देता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। 41वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपकी कब हुई थी प्रारंभ? तो ये हुई थी आपकी 1999 में और सन 2000 में। फसलों का जो नुकसान होता था उसको आपका इंश्योरेंस के तहत लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? हरित क्रांति का घटक आपका इसमें से कौन नहीं है? कह रहे हैं कि अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग, उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, काटना और जलाना इसके तहत नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 43, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संघटक कार्यक्रम थे? 5 अन्य संघटक कार्यक्रम कह रहे हैं इसमें से आपके और किसके थे? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसके आपके 5 अन्य संघटक थे। ठीक है, ये आपका 6 योजनाओं को इसमें लगभग आपका 6 योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाई गई है, इसलिए इसके 5 अन्य संघटक भी होंगे। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 44, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में जो भूदान आंदोलन हुआ था, है ना, वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था सर? तो ये भूमि सुधार के लिए चलाया गया आंदोलन है और ये संत जो हैं विनोबा भावे, इनके द्वारा आरंभ किया गया था सर। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। 1951 में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए 45वां है, गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए रोकथाम के लिए? ठीक है तो जो मृत पशु होते हैं उनका चमड़ा उतारकर मृत पशु को गड्ढे में दबाना, चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालकर, और प्राकृतिक सफाई कर्मी जैसे गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़ के द्वारा स्वतः ही, यानी उपर्युक्त आपका सही होगा डी। सभी आपके क्या हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 46, गांव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल यानी मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु आपका डैश चाहिए। क्या चाहिए? तो विष्ठा त्यागने हेतु गांव से दूर महात्मा गांधी के अनुसार पाखाना फिरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और बाद में उसे ढक देना चाहिए, या उपर्युक्त दोनों में। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया कि गांव से दूर, है ना, और आपका ये गड्ढा खोद कर ढक देना चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 47 है, गांव के कुओं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है। ठीक है, अतः रोकने का उपाय करना चाहिए। तो इसको रोकने का उपाय क्या होगा? ये सत्य बात है कि जो गांव के कुओं का पानी है वो मनुष्यों के क्रियाकलाप से ही दूषित होता है। तो इस पानी को आपका कैसे साफ किया जाता है या रोका जाता है? तो कुओं में यदा कदा लाल दवा, जिसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर ए। 48, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उपभोक्ताओं को क्या मिलता है ना? लेवी की चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न गेहूं, चावल तथा खाद्य तेल, यानी उपर्युक्त सभी चीज़ें आपकी इसके द्वारा मिलती हैं। किसके द्वारा मिलती हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 49, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया। किस वर्ष किया गया था ये कार्यक्रम आपका शुरू? स्वजल धारा। तो ये हुआ था सन 2002 में। कब हुआ था? सन 2002 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। 50वां प्रश्न है, सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो लागू हुआ था ये आपके उत्तर प्रदेश की बात हो रही है 22 जिलों में, और पूरे देश में ये हुआ था 200 जिलों में। ठीक है, सॉरी, सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में, तो 200 हुआ था आपका ऑल इंडिया लेवल पर, है ना, इंडिया लेवल पर, और आपका 22 राज्यों में हुआ था उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 22 राज्यों में हुआ था। ये हुआ था आपका कब हुआ था? 2006 में 2 फरवरी को।
2 फरवरी 2006 को राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51, राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थित हैं? क्षेत्र विकास प्राधिकरण आपके कह रहे हैं कि कितने स्थित हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपके कितने? 5 क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थित हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक वो सेज वाला है, सेज हैं आपके 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। क्वेश्चन है कि राज्य में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार न्यूनतम कितने क्षेत्र में निजी विकासकर्ता द्वारा टाउन का विकास किया जा सकता है? ठीक है, तो आपका जो निजी विकास करता है, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपकी, कैसी है? पर्सनल है, तो वो कितने क्षेत्र में विकास कर सकती है? तो वो सर कर सकती है कितने के? 25 एकड़ में। 25 एकड़ में आपका विकास करेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़िए। 54 है हमारा 54वां प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल समझा जा सकता है? तो भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल समझा जा सकता है? बताइए कौन सा जो कार्यक्रम है आपका वो सबसे अधिक सफल माना गया? कह रहे चकबंदी, भूमिहीनों का भूमि वितरण, मध्यस्थों यानी जमींदारों का उन्मूलन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं है, सब संयुक्त रूप से जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो सब आपके संयुक्त रूप से सफल माने जाएंगे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है वो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 54 हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मिलके इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाते हैं। ठीक है, एक कोई स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है ये आपका भारत के 7 राज्यों में चलाया जाता है। कितने? जिसमें आपका इनमें से उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर शामिल नहीं है सर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, आर्टिकल 243 बी में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है आपका आर्टिकल 243 बी में। चलिए कह रहे कि पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय और सबसे बड़ा निकाय कौन सा है? प्राथमिक निकाय आपका कौन सा है? तो प्राथमिक निकाय ग्राम सभा है और सबसे बड़ा निकाय भी है। प्राथमिक निकाय क्या होगा? ग्राम सभा होगी सर, और सबसे बड़ा भी होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 58 प्रश्न है हमारा कि ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। ग्राम सभा का जो सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है? तो ग्राम सभा का सर्वोच्च प्रतिनिधि आपका प्रधान, ठीक है, या सरपंच होता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 59 कह रहे ग्राम पंचायत का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इससे पूर्व भी हम लोग इसको कर चुके हैं, 5 वर्ष के लिए करते हैं सर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 6वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, ग्राम पंचायत में सरपंच की जिम्मेदारियाँ आपकी क्या क्या हैं? सरपंच की जिम्मेदारियाँ आपकी ग्राम पंचायत में कह रहे गाँव में स्ट्रीट लाइट, सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य, गाँव में जन्म, मृत्यु और विवाह का रिकॉर्ड रखना, स्वच्छता और पेयजल की सुविधा प्रदान करना, और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे जो कार्य हैं ये आपके सरपंच की जिम्मेदारियों वाले कार्य हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वर्तमान में सरकार ने पंचायत सेवक के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? पंचायत सेवक के नाम को आपका बदलकर इन्होंने क्या कर दिया है? तो पंचायत सेवक को अब कहा जाता है क्या? ग्राम पंचायत अधिकारी। पहले इनका नाम था पंचायत सेवक, है ना, बीपीओ का आपका नाम क्या था? पंचायत सेवक। अब एक अधिकारी नाम जुड़ गया है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 62 भूमि की पैमाइश या नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है?
तो भूमि की पैमाइश या नाप का जो कार्य किया जाता है आपका सर, वो राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63वां क्वेश्चन, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? किसानों से जो भूमि के एवज में आपका टैक्स वसूल किया जाता है, कह रहे हैं कि उसको क्या कहा जाता है? तो इस टैक्स को कहा जाता है लगान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करेगा? खसरा और खतौनी तैयार किसके द्वारा की जाएगी? पटवारी के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? ठीक है, कोई कृषि खेत है आपका, यानी किसी खेत के मापने की सबसे उत्तम जो विधि है, कह रहे सर वो कौन सी होगी? तो ये मापा जाएगा आपका किसके द्वारा? जरीब के द्वारा मापा जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका एक शानदार सा सेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा है दोस्त तो एक बार लाइक कर दीजिए और जमकर शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, और इसके जस्ट बाद आपको एक कंप्यूटर और जो यूपीजी के है ना, कंप्यूटर और यूपीजी की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।